तो बेटे आज हम लोगों ने जो ऐसे पढ़ना है, मिल के जो लिखना है, आज हम लोगों ने जिस ऐसे पे बात करनी है वो 2022 का एक ऐसे मैंने उठाया है। और देखो आप ये टॉपिक इस किस्म का है जो कि बड़ा फीका और फ्लैट सा लगता है। एन एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। टॉपिक पे पहले अगर हम अपनी वो जो हम क्वेश्चंस पूछा करते थे, वो मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछना शुरू करूं। अब टॉपिक मेरे सामने आ गया, टॉपिक मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आप लोगों से सवालात पूछने हैं भाई। पहला सवाल आप लोगों से ये है कि मार्केट से क्या मुराद है। ये पहले आप मुझे बताओ कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट से क्या मुराद है। व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। इंटरनेशनल ट्रेड इनडायरेक्टली। शाबाश। और कोई अपने लफ्जों में कोई बच्चा बता सके तो। मोहम्मद अदनान कह रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड। Yeah, exchange of goods on international level. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो बच्चों जैसे हमने सवाल करने हैं, पता है ना। अच्छा, मेरा अगला सवाल इस बारे में, यह मार्केट से क्या मुराद है। यहाँ मार्केट से क्या मुराद है। सर एक प्लेटफॉर्म में जो है इम्पोर्ट हो सके। शाबाश। हाँ शैला, आप बताएं। सर ये ट्रेड के लिए ही यूज किया गया मार्केट वर्ड। ठीक है, शाबाश। आज बच्चे ये कुछ ज्यादा नहीं हमारी क्लास में, इतनी तो स्ट्रेंथ ही एनरोल्ड नहीं है भाई। कहाँ से आते हैं ये लोग। कौन लाता है इन्हें। ये जो ऑनलाइन नेशनल बैच है 1 नवंबर वाला, इसमें तो बच्चे कम हैं। ये तो आज ज्यादा बच्चे आए हुए हैं, ये किधर से आ गए। सॉरी सर जी, सरजैन जरा लिंक मांगा था, अगर कहते हैं तो चले जाते हैं। नहीं 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 नहीं, बताएं बताएं, फिर बताएं। मैंने कहा सर जी, जैन साहब से जो है ना लिंक मांगा था हमने। अच्छा 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 अच्छा, ओके सर ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे एक अगला सवाल है मेरा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट का पहले कॉन्सेप्ट क्या था, या मुझे पहले बताओ कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट क्या था और अब कॉन्सेप्ट क्या है। सर पहले बेसिकली बार्टर ट्रेड होती थी, ठीक है, उसके बाद फिर गोल्ड की टर्म में होती थी। उस सेंस में सर पूछ रहे हैं, करेंसी की टर्म में। हाँ, किसी भी टर्म, किसी भी ऐसे जो आपके दिमाग में आता है उस टर्म में बताइए। सर पहले बार्टर ट्रेड होती थी, एक्सचेंज ऑफ गुड फॉर,
उसके बाद सर गोल्ड से जो है मतलब चीज़ों की ट्रेड होती थी। उसके बाद फिर यूरो यूरो से मतलब करते थे स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद डॉलर से। अब करंटली मतलब जिस तरह ब्रिक्स हैं वो कॉमन करेंसी में डील करना है मतलब अब डिफरेंट करेंसीज में जो है यानी कि ट्रेड का ट्रेंड स्टार्ट होने जा रहा है। लाइक चाइनीज का युआन, ठीक है, रशिया का रूबल और यूएसए का गोल्ड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि अगला सवाल है मेरा, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो तस्वुर है, जो आज लोगों के जहनों में है, या जो आज नेशंस या डिफरेंट लीडर्स के जहनों में है, क्या आज से 5-10 साल पहले सेम था? जी। सर अब ज्यादा हो गया। हम्म। अच्छा, ट्रेड का जो स्कोप है पहले तो विद इन अ कंट्री भी महदूद था, और बिटवीन द कंट्रीज भी महदूद था। लेकिन अब जैसे जैसे सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट हुई है, और जैसे जैसे कुछ कॉमन फैक्टर्स, कुछ कॉमन इंटरेस्ट सामने आए हैं, और जैसे जैसे पूरी दुनिया ने एक सेम थ्रेट फील की है, पूरी दुनिया ने सेम थ्रेट भी तो फील की है। पहली बहुत अरसे के बाद पूरी दुनिया किसी एक मसले पे इकट्ठी हुई है, किसी एक जगह पे बैठ के रोई है, और वो था कोविड। क्योंकि कोविड की जब एक्सपेंशन हुई तो उसने फिर ना तक कॉन्टिनेंट्स को देखा और ना ही नस्लों को देखा, और ना ही उसने, कोविड ने, रेसेस को देखा। जो इकोनॉमिक पावर्स थी, they also rethought about the relationships and the expansion of the trade and the comprehension of the trade. Boys and girls, human beings are trading from the very old times. So trade is not a new concept for human race. But when we consider, when we think about the globalization of trade, this concept is not very old. The concept of globalization of trade grew with the growth of civilization, with economic growth, and with the mental growth. Since we humans have the same challenges regarding survival, we human beings have the common threats regarding our existence. And since we have to deal with the common hurdles in our way to development, we came closer.
So the concept of globalization of market grew with the growing world, with the transforming concept of the shared economy of international market. So this concept of globalization of market evolved with the passage of time. ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट का जो तस्वुर है, इसको भी इर्तका मिला है, इसको भी तरक्की मिली है। तरक्की, इसके अंदर भी डेवलपमेंट हुई है। जो पहले जैसा था वैसा अब नहीं है। अब एग्जाम में सीएसएस 2022 में वो कहता है एन एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट। एनालिसिस करो। जब आप किसी चीज का एनालिसिस करते हो तो एनालिसिस और एवेल्युएशन में फर्क ये है कि एनालिसिस में आप किसी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हो, डिटेल्ड स्टडी करते हो उसकी। और इवैल्यूएशन में आप एक स्टैंडर्ड अपने सामने रखते हो, स्टैंडर्ड, और किसी भी दूसरी तीसरी चीज का मुकाबला, मवाजना करते हो स्टैंडर्ड से। जैसे आप लोग मुझसे एसए की या प्रेसी की इवैल्यूएशन करवाते हैं, लेकिन ब्लड एनालिसिस होता है। तो इवैल्यूएशन और एनालिसिस में पहले डिफरेंस देखिए। अब जब हम इस पे मजमून लिखेंगे तो एक मैं आप लोगों को आउटलाइन देता हूं, फिर इसके ऊपर आप मुझसे बात करना, इसे दुरुस्त करवा देना, इसमें एडिशन डिलीशन करवाना। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन का हेडिंग में दूंगा पहले 1.1 डिफाइनिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। में डिफाइन करूंगा उसे कि ये है क्या। क्योंकि पहले हमको बहुत ज्यादा नहीं सुनते होते थे ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट का। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट और थीसिस स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन को भी मैंने इस तरह 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अच्छा, डिफाइन करने के बाद फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, फिर मैंने दिए उसके की फीचर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड मार्केट। क्योंकि मार्केट शुरू से कनेक्टेड नहीं थी, एक गांव दूसरे गांव से कनेक्टेड नहीं था, तो मुल्क का तो कनेक्टेड होना बड़ी दूर की बात है। की फीचर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड मार्केट। अच्छा, फिर मैं ये लिखूंगा कि जब एनालिसिस जब मैं करूंगा तो उसका उसका एनालिसिस का मकसद ये होगा कि मैं छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करूं इस सारी चीज को। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करूं, उसके एडवांटेजेस लिखूं कि जैसे ये पूरी दुनिया की जो मंडी है वो इंटरकनेक्ट हुई है, तो उसका पहला फायदा क्या हुआ? कंपटीशन बढ़ गया। फाइव का पॉइंट 5.1 एक्सेस टू लार्जर मार्केट्स। जो छोटी मार्केट्स थी उसको उनको बड़ी मार्केट्स के अंदर एक्सेस मिल गई। 5.3
रीच द न्यू रिसोर्सेज, कई मुल्कों को न्यू रिसोर्सेज मिले, कई इकोनॉमीज को। साथ में मैंने ये केस इन पॉइंट्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे, कोका कोला एंड मैकडोनल्ड्स के, चाइना और इंडिया का, और इसी तरह टेस्ला और नाइकी का। इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक ये फायदा हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गई ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट की। उसके बाद बिगर कल्चरल एक्सचेंज, और मजीद भी कई चीजें। इसके एडवांटेजेस बड़े ढेर सारे और भी हैं। फिर इसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस लिखे। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखने के बाद फिर हमने इसको कंक्लूड कर दिया। बैकलैश भी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट का बैकलैश भी बताया, और फिर इसे कंक्लूड कर दिया। अब एग्जाम में आपने इस तरीके से, अब जो मैंने दी हुई है ना, ये मैंने नोट भी यहां पर लिखा हुआ है। नोट द हेडिंग्स अबव द पैराग्राफ्स आर ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। In CSS PMS exams, don't give headings, only outline at the beginning of an essay is necessary, is sufficient. तो ये मैंने अब यहां पर जो हेडिंग है ये आप लोगों के लिए दी है, ये आपने एग्जाम में नहीं देने। अच्छा जी, अब इंट्रोडक्शन इसका दिया। Globalization of market is a phenomenon that has been shaping the world economy for several decades. तमहीद बांधी है बेटे। Has been shaking the world economy से हमें पता चल रहा है कि डेवलप हुआ है ये। With its impact felt across the globe. इस पहले फिक्रे को मैं एक कलर का कर देता हूं। और जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि तमहीद जब आप बांधते हो, जब इंट्रोडक्शन आप देते हो, तो थीसिस स्टेटमेंट से पहले आप थोड़ा सा, वो मैंने डिंकी कार का हवाला दिया था कि आप उसको थोड़ा सा पीछे घसीटते हो। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट के बारे में बात हो रही है, उसका मैंने एनालिसिस करना है। उससे पहले मैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट के बारे में क्या कहा मैंने, इसने वर्ल्ड को शेप किया। सिर्फ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट के बारे में मैं अर्ज कर रहा हूं। वर्ल्ड की इकोनॉमी को इसने शेप किया, रीशेप किया, और इसका एक बड़ा तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा। The concept refers to the interconnectedness and integration of economies worldwide, facilitated by advancements in technology, transportation and communication. इसे मैंने दूसरा कलर कर दिया। अब ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है उसे थोड़ा सा मैंने बढ़ाया, उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि क्या कॉन्सेप्ट है। ये है इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। तो पूरी दुनिया के जो मुआशी सिस्टम्स थे, पूरे दुनिया के जो मुआशी सिस्टम्स थे, ये उसकी इंटरकनेक्टेडनेस और उसकी इंटीग्रेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो उसको इंटरकनेक्टेड मार्केट या ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट या इंटीग्रेटेड मार्केट कहा जाता है। और इस चीज को फैसिलिटेट किसने किया, किस चीज, ये मतलब ये डेवलप कैसे हुई है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी और कम्युनिकेशन बढ़ी। तीन फाउंडेशनल पिलर्स भी मैंने बता दिए ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट के। पहले जो प्रोडक्ट्स थी वो सेल परचेज एक से दूसरी जगह पर क्यों नहीं हो सकती थी ज्यादा,
क्योंकि यही 3 मेन बैरियर्स थे। अच्छा, मैंने अभी आपको गुजारिश की है कि आप मुल्कों को तो छोड़ो, वो तो एक शहर से दूसरे शहर के अंदर वहां की स्पेसिफिक गुड्स नहीं पहुंचा करती थी। और उसकी एक मिसाल हम फ्रूट्स की ले लेते हैं कि पहले जिस इलाके का फ्रूट होता था और उसी इलाके में वो कंज्यूम होता था। आजकल तकरीबन सारी दुनिया के फ्रूट तकरीबन सारी दुनिया में लोग खा सकते हैं। एक मिसाल मैंने दी है। और ये हुआ कैसे? टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशनल रेवोल्यूशन जो आया है उस वजह से। द रिजल्ट इज द क्रिएशन ऑफ अ ग्लोबल मार्केटप्लेस वेयर गुड्स, सर्विसेज एंड capital flow freely across borders, leading to increased trade। इसे ऐसे कर देते हैं, क्रॉस बॉर्डर्स, फुल स्टॉप। ये लें। अच्छा, अब जब मार्केट ग्लोबलाइज हुई तो फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ? इसको मैं एक डिफरेंट कलर में कर देता हूं। दिस रिजल्ट द रिजल्ट इज द क्रिएशन ऑफ अ ग्लोबल मार्केटप्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज वेयर गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल फ्लो। अब यहां पर फिर 3 चीजों का जिक्र है, गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल। ये 3 चीजें फ्रीली अक्रॉस द बॉर्डर्स, ये बॉर्डर्स की इन्होंने हदों से परे जाना शुरू कर दिया। दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड ट्रेड। अच्छा, अब ये अगला कॉन्सेप्ट है। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को फिर एक दफा फिर देखेंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट ये है, दिस लीड टू इंक्रीज ट्रेड। ट्रेड बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा, ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बढ़ गई। अब हम इन इन कॉन्सेप्ट्स को पहले देख लें, हमारे इंट्रोडक्शन में आ रहे हैं ना। देखो जी, सबसे पहले मैंने ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट जो है उसकी सिग्निफिकेंस बताई। सिग्निफिकेंस बताने के बाद फिर मैंने यहां तक उसकी डेफिनेशन की। द कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज। और उसी डेफिनेशन के फौरन बाद मैंने उसकी फाउंडेशंस बता दी। तो पहले सेंटेंस में सिग्निफिकेंस बताई, दूसरे सेंटेंस में मैंने उसको डिफाइन कर दिया, और तीसरे सेंटेंस में मैंने लॉजिक को मजीद आगे बढ़ाया। क्योंकि लॉजिक यहां से चलनी शुरू हुई थी ना, कि द कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। ये लॉजिक चल रही थी, बहस चल रही थी हमारी। उसकी फाउंडेशन ये बन रही थी, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। फिर इसको मैंने आगे बढ़ाया। अब जब टेक्नोलॉजिकल, ट्रांसपोर्टेशनल और कम्युनिकेशनल एडवांसमेंट्स हुई तो उसके नतीजे में फिर गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल, ये 3 चीजें फिर अक्रॉस द बॉर्डर से जाना हुई। और फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? आर्ग्यूमेंट में मैंने आप लोगों को एक गुजारिश की थी कि कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, ये है आर्ग्यूमेंट की बेस। अब देखें, अब सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे ग्रो हुआ? बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट?
the result was that the goods, services, and capital, the goods, services, and capital flow freely across the borders. तो फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ? The trade, the world trade increased, competition increased, and the growth of multinational corporations और multinational companies जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा बननी शुरू हो गई. ये उसका इफेक्ट हुआ. अच्छा, अब ये यहां पर सारा मैंने बैकग्राउंड दिया है, तमहीद बांधी है. जैसे मैंने ये देखें डिफाइन किया था, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देनी थी और फिर थीसिस स्टेटमेंट देना था. मैंने इंट्रोडक्शन के 3 हिस्से बना दिए थे. अच्छा, अब while globalization has brought many benefits such as the expansion of job opportunities, while जो है वो कंट्रास्ट का सिग्नल होता है. अब मैंने करनी है बहस यहां पे. एनालिसिस जब करूंगा तो कोई ना कोई ऐसे की शेप तो बनाऊंगा ना, कोई ना कोई मैंने उसको कंक्लूजन की तरफ भी तो लेके जाना है ना उस एनालिसिस को. एनालिसिस में मैं कहूंगा क्या 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 कहूंगा? कोई बहस जनरेट करूंगा तो फिर उसको कंक्लूड करूंगा ना. While globalization has brought many benefits, कहता है काफी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी भी हुई दुनिया में, कॉमा इट हैज आल्सो जनरेटेड सिग्निफिकेंट चैलेंजेस. तो जहां इसके बेनिफिट्स आए बहुत सारे, वहां कुछ चैलेंजेस भी सामने आए. और वो चैलेंजेस कौन से थे? इंक्लूडिंग सोशल इनइक्वालिटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कल्चरल होमोजेनाइजेशन. तो जो चैलेंजेस आए वो क्या थे? सोशल इनइक्वालिटी जनरेट हुई, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा और कल्चरल होमोजेनाइजेशन हुई. आधे तितर आधे बटेर बने लोग. कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिफरेंट कल्चर्स जब आपस में जब फ्रिक्शन होती है उनकी, तो कई चीजें आपस में टकराती भी हैं. और ये रही थीसिस स्टेटमेंट. अच्छा, अब मैंने क्या किया कि वाइल से लेके एडवांसमेंट तक यहां मैंने बताया कि एनालिसिस जब किया तो हमें पता चला है कि हमें बेनिफिट्स भी मिले हैं, जो कि ये चंद एक बेनिफिट्स हैं. और एनालिसिस से हमें ये भी पता चला है कि इसमें हमारे सामने चैलेंजेस भी आए हैं. ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट ये सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ का नाम नहीं है. अच्छा, अब ये सारी चीजें लिखने के बाद, ये इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं मैं, ये सारी चीजें लिखने के बाद अब ये है मेरी थीसिस स्टेटमेंट. The analysis of the concept of globalization of the market examines its positive and negative impacts on the global economy, social culture and environment. जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें पता क्या चलता है कि जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट है उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए हैं इकोनॉमी पे. उस एनालिसिस से हमें यह पता चलता है इकोनॉमी पे, सोशल स्ट्रक्चर पे और एनवायरनमेंट पे. यानी जब हमने एनालिसिस किया तो हमें यह पता चला कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट के सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स ही नहीं है, उसके नुकसानात भी हैं. अब जब मैं इसे, अच्छा चलो मुझे बताओ, जब मैं इसे कंक्लूजन की तरफ लेके जाऊंगा, अपने स्टांस को कंक्लूड कैसे करूंगा? ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट के एनालिसिस से यह पता चला कि देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स एंड सर्टेन demerits. Certain benefits and certain challenges regarding to the globalization of market. तो एनालिसिस ने हमें ये सामने खोल के रख दिया.
तो हमने बेनिफिट्स भी बता दिए और हमने चैलेंजेस भी बता दिए कि कौन कौन से हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट्स बता दिए। अब बताओ कि मैंने इसको कंक्लूड करना है तो कैसे करूंगा। अभी से कंक्लूजन का सोचो इंट्रोडक्शन के साथ ही। ये फर्ज करो हमने रफ इंट्रोडक्शन लिखा है। सर इसमें ये कह सकते हैं कि बैलेंस अप्रोच किस तरह से होगी वे फॉरवर्ड। शाबाश शाबाश, वो फिर बोलिए। सर इसमें कंक्लूड जब हम करेंगे ना तो हमारा स्टांस ये होना चाहिए कि इसकी बैलेंस अप्रोच क्या होगी, नहीं ज्यादा से शाबाश ज्यादा चीजें शाबाश शाबाश। देखो, पिछली दफा पिछले बहस में मैंने यही आपको बताया था कि कंक्लूजन में खबरदार किसी ने वो जो रटे रटाए कंक्लूजन होते हैं वो लिखने की कोशिश की। तो जो बहस आपने छेड़ी है उस बहस को कंक्लूड करना सीखो, उसमें आखिरी लाइन बोलना सीखो। और मैंने कहा था कंक्लूजन तो लास्ट सिंगल लाइन को भी कहा जा सकता है। अच्छा, कोई और तरीका बताओ कंक्लूड करने का। इस टॉपिक को कैसे कंक्लूड करूंगा। सोचो। सर होप्स दे के और थ्रेट्स दे के भी हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, होप्स देंगे तो क्या हमारा स्टांस क्या होगा और थ्रेट्स में क्या होगा। अच्छा, फिर समझिए, फिर देखिए। अब मैंने अपना स्टांस ये ले लिया कि जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट है उसका एनालिसिस किया तो पता चला हमें हमें ये अंदाजा हुआ कि इसके अंदर इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंपैक्ट्स मौजूद हैं, जो फैक्टर्स हमने अपने ऐसे में डिस्कस कर लिए। अब मैंने कंक्लूड करना है इसको। तो एक बेटी ने कहा कि बैलेंस, कि अगर हम बैलेंस के ऊपर अगर हम कंक्लूड करें तो बेहतर है। और कुछ जहन में आ रहा है। फिर एक बेटी ने कहा कि सर होप्स और थ्रेट्स पे भी किया जा सकता है। मुअज्जम कह रहे हैं कि कंक्लूजन में ऐसा कर सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स को रिड्यूस किया जाए और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को इंक्रीज किया जाए। शाबाश, बिल्कुल कह सकते हैं जी। लें जी, अब तीन बातें हमारे सामने आ गई। पहली बात क्या सामने आई कि हम कहेंगे कि एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। बैलेंस अप्रोच से क्या मुराद, कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट इज अ रियलिटी दीज डेज। लेकिन जो ममालिक हैं वो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ भी जाएं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो जाएं किसी मुल्क पे, किसी दूसरे मुल्क पे, कि अगर उससे ताल्लुकात खराब होते हैं तो आपकी इकोनॉमिक डिस्क ही हिल जाए, ऐसा ना हो। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट शुड enable a country to enhance its economic structure। और ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट जो है वो किसी इकोनॉमिक थ्रेट का बायस ना बने उसके लिए। तो इसमें भी एक बैलेंस अप्रोच से चलना होगा कि हमें देखना होगा कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट ठीक है, हम तेल ले तो रहे हैं इस वक्त, लेकिन वो तेल हम कहीं से सस्ता भी तो ले सकते हैं ना। तो अगर उस सस्ती जगह से तेल ले लिया जाए तो बेहतर है ना। और जो अपनी चीज हम इंतहाई सस्ती बना के बेच रहे हैं उसको हम फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे भी तो सेल कर सकते हैं ना। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट में एक बैलेंस अप्रोच चाहिए। सर अपनी करेंसी में ट्रेड करते हुए भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल।
अच्छा, दूसरी बेटी ने ये कहा कि सर होप्स पे और थ्रेट्स पे भी इसको हम एंड कर सकते हैं, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को मजीद बढ़ा दें और इसके अंदर जो रिस्क हैं उन उन रिस्क को अगर हम घटा दें, तो उन रिस्क को घटाने से ये जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट है ये मजीद बेनिफिशियल हो जाएगी ह्यूमंस के लिए। और अगर इसके रिस्क फैक्टर बढ़ते गए तो ये हार्मफुल हो जाएगी ह्यूमंस के लिए। तो जो तो आप लोग थ्रेट की बात करते हो वो इस तरीके से हो सकती है। एंड वी कैन कंक्लूड एन ऐसे इन आइदर वे। इफ the positive impacts of globalization of markets are nurtured and matured further, they can bring more benefit for the economies of the world, directly or directly, and people across the globe indirectly. यहां पर भी बात खत्म हो सकती है, और यहां पर भी खत्म हो सकती है कि if its negative aspects or if its negative impacts are not addressed promptly, this globalization of trade may become a trap for certain countries, economies. क्योंकि फोर्स्ड इकोनॉमिक डील्स भी तो होती हैं कि नहीं ये चीज तुम हम ही से खरीदोगे और नहीं किसी ने इस मुल्क को चीज बेचनी ही नहीं है। तो अगर तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट में ये बदमाशी चलनी है इस किस्म की कि खबरदार कोई मुल्क फला मुल्क से ट्रेड करे ही ना, हम पूरी दुनिया के चौधरी हैं लगे हुए। हाँ जी बिल्कुल, नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक भी होनी चाहिए। तो अगर इसी तरह से ग्लोबलाइज्ड ट्रेड होनी है तो इसका मतलब है कि दिस ट्रेड विल benefit the certain economies of the world or certain countries of the world. It would not benefit equally all the stakeholders or all the communities of the world. अच्छा, फिर मुअज्जम ने बात की कि अगर हम इसके रिड्यूस करें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को और इंक्रीज करें इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को, तो हम ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। ये होगा हमारा कंक्लूजन। एक और बच्चे ने लिखा ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट शुड बी इन एवरी। हाँ नहीं, ये मौजम ही लिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट ठीक हैं आपके। अच्छा, तो अब फिर आप एक दफा इंट्रोडक्शन का एनालिसिस कर लो कि इंट्रोडक्शन कैसा लिखा था। नंबर 1, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट इज अ phenomenon that has been shaping the world economy। ये मैंने लिखा कि इसकी सिग्निफिकेंस है। फिर मैंने दूसरे नंबर पे इसकी तारीफ की। अच्छा, फिर उसको उसका रिजल्ट दिया, क्योंकि तारीफ में मैंने ये भी बताया था कि ये इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी कैसे जनरेट हुई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन आगे बढ़ी। ये मैंने तमहीद बांधी है अपने इंट्रोडक्शन में। अच्छा, उसके बाद फिर रिजल्ट क्या निकला कि फिर गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर जाना शुरू हुआ। फिर उसका रिजल्ट क्या निकला कि ट्रेड कंपटीशन ज्यादा हुआ, ट्रेड ज्यादा हुई, कंपटीशन ज्यादा हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह 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 बनी। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि एनालिसिस जब किया तो हमें पता चला कि इससे बेनिफिट्स हैं, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज का बढ़ना भी बेनिफिट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बेनिफिट है, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी जो है ये भी एक बेनिफिट है। लेकिन साथ में ही हमें ये पता चला कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट अपने साथ कुछ बुराइयां भी लेके आई है।
कुछ हर्डल्स इवल्स भी लेके आई है। ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया। फिर देखिए, सबसे पहले सिग्निफिकेंस, उसके बाद डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद कॉज इफेक्ट, उसके बाद कॉज इफेक्ट के बाद बेनिफिट्स, बेनिफिट्स के बाद उसकी जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे वो, और आखिर में थीसिस स्टेटमेंट दी। और थीसिस स्टेटमेंट में ये लिखा कि द एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट एग्जामिन्स इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। जब एनालिसिस करते हैं तो हम एग्जामिन करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट के पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट्स कौन कौन से हुए हैं। और नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स कौन कौन से हुए हैं ग्लोबल इकोनॉमी पे, सोशल स्ट्रक्चर पे और एनवायरनमेंट पे। द एनालिसिस ऑफ द सर जी बेटे। सर कोई भी टॉपिक आ जाए उसका ऐसे में एनालिसिस करना है तो उसमें हम पॉजिटिव भी एनालिसिस करेंगे और नेगेटिव पॉइंट्स भी, कोई भी टॉपिक। हाँ बिल्कुल। लाइक कि एक टॉपिक था एन एनालिसिस ऑफ 10 years ऑफ सी पैक, वैसे वो उसका सीएसएस का टॉपिक तो नहीं है लेकिन वैसे टेस्ट का एक टॉपिक था, तो उसमें भी सी पैक जो है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी देंगे और नेगेटिव भी। हाँ लाइक जो बिल्कुल सही है। जी, और सर फिर कंक्लूजन में हम जो है वो बैलेंस अप्रोच रखेंगे या वे फॉरवर्ड देंगे कि पॉजिटिव को कैसे इनहेंस किया जाए और कैसे रिड्यूस किया जाए नेगेटिव इम्पैक्ट्स। शाबाश, यही कॉन्सेप्ट है। देखो ना, तो इसका मतलब है कंक्लूजन हम अपनी मर्जी से बनाएंगे और बात को हकीकतन कंक्लूड करेंगे फिर। ठीक है, अब ले लो ब्रेक आप 10 मिनट की। उसके बाद फिर हम ये ऐसे पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे हमने डिस्कस की, और फिर इसके कंक्लूजन की तरफ जाते हैं।
थैंक यू बेटे, थैंक यू। अच्छा, अब देखो बेटे, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, ये अच्छा मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहां पर हेडिंग्स दी हैं, आपने हेडिंग्स नहीं देने। अब ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट से मुराद क्या है? द प्रोसेस एंड सॉरी refers to the process of integrating economies and industries and societies across the world। खैर एंड सोसाइटीज मैंने ऐसे यहां पर लिख दिया, अगर इकोनॉमीज इंडस्ट्रीज की ही बात कर ले तो यह भी काफी है। इंटीग्रेशन होती कैसे है? यानी कि फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड पीपल, ये तमाम चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। अच्छा, और इंटरकनेक्टेड या ग्लोबलाइज्ड मार्केट इसे कहा क्यों जाता है? एक तो इसमें गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, पीपल, इकोनॉमीज, इंडस्ट्रीज, डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट कल्चर्स, ये सारी चीजें इंटीग्रेट हो जाती हैं, इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। और इसे इसलिए भी कहा जाता है कि इससे इनकी इंटरडिपेंडेंसी भी जाहिर होती है। मिसाल के तौर पे ऑयल मार्केट को देखो, अकेली एक ऑयल मार्केट के साथ ट्रांसपोर्टेशन की मार्केट भी तो इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट भी तो इन्वॉल्व है, और एनर्जी मार्केट भी इन्वॉल्व है। अब जब ऑयल की मार्केट में चेंजिंग आती है, ऑयल की प्राइसेस में अगर फ्लक्चुएशन आती है, इसका इंपैक्ट फिर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी होता है और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ऊपर भी होता है और दूसरे एनर्जी जो जो रिसोर्सेज हैं जैसे गैस और ऑयल वगैरह उसके ऊपर भी होता है। अच्छा, दूसरी मिसाल देखें। सिमिलरली स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरकनेक्टेड मार्केट। अब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर जब चेंज आती है तो उस चेंज का जो इम्पैक्ट आता है, एक रिपल इफेक्ट जाता है किस पे? बॉन्ड मार्केट पे और रियल एस्टेट मार्केट पे। मिसाल के तौर पे, अब इसकी मिसाल देखिए, वही जो मैंने आपको बताया था कि जब आप आर्गुमेंट देते हो तो एविडेंसेस देते हो, स्टेटमेंट देते हो तो एविडेंसेस देते हो। ये मेरी एक स्टेटमेंट थी ना, चेंजेस इन द स्टॉक मार्केट कैन हैव रिपल इफेक्ट ऑन द अदर मार्केट्स सच एज बॉन्ड मार्केट एंड रियल एस्टेट मार्केट। ये मेरी एक स्टेटमेंट थी और फौरन मैंने एविडेंस दिया। फॉर एग्जांपल, इफ स्टॉक प्राइसेस ड्रॉप, स्टॉक मार्केट में अगर प्राइसेस ड्रॉप होती हैं, इन्वेस्टर्स में मूव देयर मनी इनटू बॉन्ड्स, और वो अपना पैसा जो है वो मूव देयर मनी इनटू बॉन्ड्स, वो अपना पैसा बॉन्ड्स की सूरत में बदल देंगे। अच्छा, अब जैसे ही अपने पैसे को बॉन्ड्स की सूरत में वो लेके आएंगे तो बॉन्ड प्राइसेस जो है वो राइज हो जाएंगी और इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएंगे। दिस इन टर्न कैन इम्पैक्ट द रियल एस्टेट मार्केट एज लोअर इंटरेस्ट रेट्स। अब जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे तो जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है उसकी तरफ लोगों का तो उसकी तरफ तवज्जो ज्यादा जाएगी, वो मार्केट राइज हो जाएगी। इजियर टू पीपल टू ऑब्टेन mortgages leading to an increase in demand for homes and potentially higher real estate prices। तो रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फिर देखिए, स्टॉक प्राइसेस कम हो गई, स्टॉक प्राइसेस कम होने से
जो बॉन्ड प्राइसेस हैं वो राइज हो गई। अच्छा, बॉन्ड प्राइसेस राइज होने से इंटरेस्ट रेट्स जो था वो कम हो गया। इंटरेस्ट रेट कम होने से रियल एस्टेट की मार्केट, this in turn can impact the real estate market, as lower interest rate may make it easier for the people to obtain mortgages, leading to an increase in demand for homes and potentially higher estate prices. और रियल एस्टेट मार्केट जो है वो एक मिनट, स्टॉक प्राइसेस कम हो गई, उसके कम होने से अपना पैसा जो था इन्वेस्टर्स ने बॉन्ड्स में लगाया, बॉन्ड प्राइसेस उससे राइज हो गई और इंटरेस्ट रेट हो गया कम। दिस टर्न कैन इम्पैक्ट द रियल एस्टेट मार्केट। अब इंटरेस्ट रेट अगर हो गया कम तो लोगों को आसानी हुई मॉर्टगेजेस में, और लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ होम्स एंड पोटेंशियली हायर रियल एस्टेट प्राइसेस। हाँ, और रियल एस्टेट प्राइसेस जो है उसका जो बिजनेस है वो स्ट्रांग हो गया। प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ गई। बेटे, आप लोगों को इसकी कोई बेटर अंडरस्टैंडिंग है? ये क्या सर्कल है यहाँ पर? अगर है तो बोलें। यहाँ पर ना तीन, ऊपर मैंने तीन मार्केट्स का जिक्र किया है। वो थी ऑयल मार्केट के साथ मैंने ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग मार्केट्स को जोड़ दिया था, ग्लोबलाइजेशन या इंटरकनेक्टेड मार्केट्स का बताने के लिए। यहां मैंने जोड़ना चाहा है स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट को। फिर जो जैसे मुझे समझ आ रहा है ना कि इंटरेस्ट रेट जब कम हो जाते हैं तो बंदा जो है ना आसानी से उनको कर्जा मिल जाता है और वो अपनी ख्वाहिशात जैसे घर वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं और प्रॉपर्टी लेना शुरू कर देते हैं उस कर्जे से। तो फिर हम्म, रियल एस्टेट की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और कोई बताएगा? कोई, किसी और को समझ आई है? स्टॉक मार्केट जो है उसकी प्राइसेस कम हो गई तो लोगों ने अपने शेयर्स वगैरह निकाल लिए और उसके बॉन्ड्स खरीद लिए, तो बॉन्ड मार्केट जो है वो राइज हो गई। जैसे ही बॉन्ड मार्केट राइज हुई है तो जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉल हो गए हैं। वो इंटरेस्ट रेट फॉल होने से लोग जो हैं वो ज्यादा मॉर्टगेजेस की तरफ गए हैं। और जैसे ही लोगों का रुझान प्रॉपर्टी परचेस करने की तरफ हुआ है तो जो रियल एस्टेट मार्केट थी वो बूम पे चली गई। क्या ऐसा ही है? सर वैसे अगर उसकी इकोनॉमी के टर्म में देखा जाए तो जब डिमांड इंक्रीज होती है
तो प्राइस उसके लिहाज से जो है वो हाई हो जाती हैं। हम्म। तो इधर जो है वो उन्होंने पहले कंसेप्ट दिया हुआ है कि स्टॉक मार्केट का, और फिर उसी पे इफेक्ट किया है कि अगर स्टॉक मार्केट की वैल्यू जैसे चेंज होगी तो यही सारा प्रोसेस इसी पे इफेक्ट करेगा। और ऊपर वाला जो ऑयल मार्केट का कहा है, तो ऑयल मार्केट का जो लिंक है वो सारी इंडस्ट्रीज के साथ है। ऑयल की वैल्यू जैसे इंक्रीज होगी तो इंडस्ट्रीज में, इवन के मार्केट में हर चीज जो है वो महंगी हो जाएगी, क्योंकि उसका लिंक है ऑयल का इंडस्ट्रीज के साथ। हाँ, वो तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैंने शुरू में, क्योंकि अभी मैंने ऐसे स्टार्ट किया है ना, तो सारा ऐसे में ना, ऐसे के स्टार्ट में लंबी लिस्ट नहीं लिखी जाती। तो इसलिए मैंने ऑयल मार्केट को सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स मार्केट के साथ अटैच किया है। आप बाकी बिल्कुल सही कह रही हैं कि और भी हर, तकरीबन हर चीज से ताल्लुक है ऑयल का, तो उसका इम्पैक्ट होता है। इंटरकनेक्टेड ऑफ मार्केट, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट का मैं गुजारिश कर रहा था ना। तो इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट है क्या? उसके लिए एक ऑयल मार्केट की मैंने एग्जांपल दी, और दूसरी यहां पर स्टॉक मार्केट की एग्जांपल दी, कि किस तरह एक की राइज एंड फॉल, एक मार्केट की इंक्रीज और डिक्रीज दूसरी मार्केट के ऊपर असरअंदाज होती है। अब जरा इसको देखो, इस वाले पॉइंट को। अब ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट के की फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पॉइंट नंबर वन ऑफ द की फैक्टर्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट इज द राइज ऑफ एमएनसीज। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो है ना वो बढ़ जाती हैं, पहला फैक्टर। दीज कंपनीज ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्रीज एंड आर एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ लोअर। अच्छा, अब जब ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट हुई तो एमएनसीज बढ़ गई। एमएनसीज जब बढ़ी तो उनको लोअर लेबर कॉस्ट आई। यहां से जो लोग वो सरकार कैंपों के तौर पे बाहर के ममालिक में गुलामों की तरह भेजे जा रहे होते हैं ना, पाकिस्तान, इंडिया और फिलीपीन वगैरह से लोग, और ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो, उन्होंने ये जो मॉडर्न आजकल के जदीद गुलाम जो बनाए हुए हैं, वो वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट की एक बैड और नेगेटिव इम्पैक्ट ही है। यानी वहां के लोग, क्योंकि बहुत आला अरफा लोग हैं, वहां के सिटीजन हैं, उन्होंने तो सिर्फ पैसे लेने हैं, कमाने हैं, काम नहीं करना खुद। तो लिहाजा जो घटिया दर्जे के लोग हैं, यहाँ के लोग, उनको, और गरीब भी हैं बेचारे, उनको लोअर लेवल कॉस्ट के ऊपर बुला लो। इस तरह वो कंपनी जो है वो ग्रो कर जाती है। और जब ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट हुई, तो जो एक्सचेंज था लेबर का, मैन पावर का, वो भी हुआ ना। तो उसकी वजह से चीप लेबर मिल गई मल्टीनेशनल कंपनीज को, और मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो ग्रो कर गई। टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए, तो मल्टीनेशनल कंट्रीज दूसरे ममालिक में चली गई। अच्छा, अनदर बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज, दिस हैज लेड टू इंक्रीज्ड कंपटीशन। तो एक मल्टीनेशनल एमएनसीज के बढ़ जाने से लोअर लेबर कॉस्ट हुई, कॉस्ट कम हो गई, टैक्स जो है ना इंसेंटिव्स दिए, तो मुख्तलिफ ममालिक में वो कंपनीज फैली, जिसकी वजह से कंपटीशन मजीद ज्यादा हो गया। कंपटीशन हो गया तो जैसे ही कंपटीशन बढ़ा, तो फिर जो खरीदने वाले थे, उनको बेहतर से बेहतर चीज मिलना शुरू हो गई। ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर कंज्यूमर्स टू एक्सेस अ वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब जब कंपटीशन बढ़ा, तो उनकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वाइडर रेंज लोगों को मिलना शुरू हो गई। ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट के चंद की फैक्टर्स बताए। उसके बाद जब हमने इसका एनालिसिस किया, अब हम एनालिसिस में पहले इसके एडवांटेजेस का जिक्र करेंगे। देखिए, एनालिसिस में लिखा कि द एनालिसिस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट इन्वॉल्व्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द फिनोमेनन। एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? पहला एडवांटेज मैंने यहां पर ले लिया, इंक्रीज्ड कंपटीशन। सर बताएं। सर इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी तो रेफरेंस दे सकते हैं ना, WTO, हाँ, जरूर दे सकते हैं, क्यों नहीं। क्योंकि वो भी तो ग्लोबल लेवल पे ही है ना ट्रेड, उसमें जो है वो
ट्रेड टैरिफ्स वगैरह को रिमूव किया है, फ्री ट्रेड सिस्टम, जब हम एडवांटेजेस की बात करेंगे। हाँ, तो जो WTO का रोल है वो आप जरूर लिखें, इसके अंदर जरूर लिखें। अच्छा, अब पहला पॉइंट देखें, इंक्रीज कंपटीशन। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट लीड्स टू इंक्रीज कंपटीशन। अब वो उसके अंदर जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज नजर आई थी वो थी कि कंपटीशन इंक्रीज हो गया। कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो जिससे ड्राइव डाउन प्राइसेस, प्राइसेस कम हो गई, कंपटीशन जो बढ़ा। अच्छा, और क्वालिटी भी इंक्रीज हो गई, तो बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाने की तरफ गए, इनोवेशन की तरफ गई। MNCs जो थी, मल्टीनेशनल कंपनीज जो थी, बेहतर से बेहतर चीज बनाई, नई से नई चीज बनाई, कम से कम रेट पे जो कंज्यूमर्स थे उसको पेश की गई। दिस कैन अल्टीमेटली बेनिफिट कंज्यूमर्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद मोर चॉइसेस एंड बेटर प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब इसकी मिसाल दी चाइना और इंडिया की, केस इन पॉइंट के अंदर ये लिखा, increased competition due to globalization of market is the rise of low cost manufacturing countries like China and India। तो पहले जो चीजें थी वो बनती थी जापान में, वो अमेरिका में, वो सिंगापुर में, वो हांगकांग में, वो थाईलैंड में। अब जब चाइना और इंडिया सामने आ गए तो जो कंज्यूमर्स थे उनको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिली, चीपर रेट्स के ऊपर मिली और विद इनोवेशन मिली। तो पहला एक केस इन पॉइंट दिया हमने यहां, इसको मजीद देख लीजिएगा। मैं आपको जैसे कि बिलफर्ज ये देखें चाइना और इंडिया के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री फर्म्स हैव लेड टू कंटिन्यूअली डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स and features to differentiate themselves from their competitors and maintain their market share. This has resulted better products of consumer at lower prices। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का जिक्र किया, पिछले दिनों वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हुआ है इंडिया की टॉय इंडस्ट्री को, तो वो भी केस इन पॉइंट के तौर पर लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो ये पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा इसका बेनिफिट ये हुआ, दूसरा बेनिफिट इसका ये लिखा कि एक्सेस टू लार्जर मार्केट्स। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट में क्या हुआ कि जो बायर और सेलर की जो रेंज थी वो बढ़ गई। बायर और सेलर दोनों के होराइजन्स जो थे वो बढ़ गए। जो प्रोड्यूसर्स थे उन प्रोड्यूसर्स के लिए दुनिया सिमट आई, और जो कंज्यूमर थे उन कंज्यूमर्स के लिए भी दुनिया सिमट आई। मिसाल के तौर पे, जब मिसाल के तौर पे यहां पर कोका कोला, एक मैकडोनल्ड्स की मिसाल मैंने दी है, ये भी MNCs में से हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। अच्छा, पीछे मैंने वो कंपटीशन की बात की, वो तो सब कुछ ठीक है। दिस कंपनीज हैव बीन एबल टू एक्सपेंड देयर ऑपरेशन एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स इन कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कोका कोला, मैकडोनल्ड्स जब पूरी दुनिया में गए तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि रिड्यूस कॉस्ट के ऊपर चीजें उनको अपनी रिड्यूस कॉस्ट के ऊपर एक्सपेंड हुई चीजें, इनकी प्रोडक्ट्स और ज्यादातर लोगों को मिली। और उसके अलावा अडेप्टेशन हुई उसकी। अडेप्टेशन कैसे हुई उसकी कि जैसे जब मैकडोनल्ड वाले इंडिया गए तो इंडिया में उन्होंने मैक वेजी बर्गर बनाया, क्योंकि वहां पर एक कॉन्सेप्ट इंडिया में नॉन वेज का है। और जब मैकडोनल्ड वाले जापान गए तो उन्होंने टीरियाकी बर्गर बनाया वहां पे। तो अपनी प्रोडक्ट्स को उन्होंने चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया, अडेप्ट किया। ये फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स के हवाले से मैंने बात की है यहाँ पर। तो ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर दिया है लार्जर मार्केट में एक्सेस करने का, तो लार्जर मार्केट में एक्सेस करने का फायदा दोनों को हुआ, दोनों के लिए होराइजन्स बढ़े, MNCs के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। MNCs को ये मिला कि स्केल ज्यादा मिल गया ताकि अपनी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें, जिसके लिए उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन और उसके अंदर अडेप्टेशन की। जैसे कि जितना मिर्चोला मैकडोनल्ड यहां पाकिस्तान में है उतना ओरिजिनल नहीं है, या जितना ज्यादा मैक वेजी
इंडिया के अंदर बिकता है उतना यहाँ पर नहीं बिकता, तो अडेप्टेशन शुरू हुई। और इसका फायदा फिर ये हुआ कि जो कंज्यूमर्स थे उनको इंटरनेशनल ब्रांड जो है वो चीप प्राइसेस के ऊपर मिले। हमें प्राइसेस किस लिए ज्यादा लगती हैं कि हमारे अपने मुल्क में इन्फ्लेशन है, हमारा अपना मतलब जो मौशी हालात हैं वो ही सांस नहीं लेने देते, तो हम कंपैरिजन क्या करेंगे कि ये दूसरे ममालिक में क्या कितने का बिक रहा है और हमारे ममालिक में चीज कितने की बिक रही है, हमारे मुल्क में कितने की बिक रही है। अच्छा, उसके बाद तीसरी जो एग्जांपल्स दी, जो तीसरा बेनिफिट हुआ जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट का, वो कौन सा हुआ, ये देखिए जरा। अब इसको देखिए, WTO की ठीक आपने बात की है बेटे, वो केस इन पॉइंट में आप दे सकते हो, अलग से पॉइंट बना सकते हो। नई रिसोर्सेज जो है हमें मिले। देखिए, हमारे पाकिस्तान में हमने एक चीज शुरू की है बिलफर्ज, और उसमें डलता है लोहा। अब लोहा पाकिस्तान में है ही नहीं। अब अगर मार्केट ग्लोबलाइज्ड है और इंटरकनेक्टेड ट्रेड चल रही है, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट है, तो आप किसी दूसरे मुल्क से आसानी से मंगवा लोगे। और आपको जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो मद में जो पैसा खर्च करना है, वो अगर कम से कम खर्च करना पड़े तो आप उस तरफ जाओगे। इसी तरह लेबर भी। अब न्यू रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में तीनों चीजें आती हैं, मैन, मटेरियल और मनी। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट अलाउज फर्म्स टू एक्सेस न्यू रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल तक लोगों की एक्सेस पहुंच गई, स्किल्ड वर्कर्स तक एक्सेस पहुंच गई, एंड कैपिटल और पैसे तक। वही मैन, मटेरियल एंड मनी, 3 M's होते हैं जिसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। दिस कैन हेल्प MNCs रिड्यूस देयर कॉस्ट्स। इससे जो मल्टीनेशनल कंपनी जो फर्म्स थी उनकी कॉस्ट रिडक्शन हुई, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी हुई, विच कैन लीड टू हायर प्रॉफिट्स। अच्छा, इसी चीज को हम नेगेटिविटी के अंदर भी लेके जाएंगे, याद रखना, ठीक है ना। जब आपकी कंपनीज की कॉस्ट का वो लेबर कॉस्ट कम हुई है, तो वही लेबर कॉस्ट जो है वो अवाम के ऊपर फिर बर्डन बनी है। तो यही मैनिपुलेशन, मोनोपोली और जो लेबर लॉस के खिलाफ भी गए, ये जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट है, ये इस तरह से लेबर लॉस को इसने डैमेज भी किया। अब देखें, अब मिसाल के तौर पे, केस इन पॉइंट, द एक्सेस ऑफ न्यू रिसोर्सेज, टेस्ला हैज ग्लोबल सप्लाई चेन दैट इंक्लूड्स sourcing material from various companies around the world, for example। अब ये जो टेस्ला वाले हैं, ये टेस्ला है क्या बेटे? कार कंपनी है सर ये, टेस्ला। टेस्ला कार्स ही हैं या कुछ और भी है इसके साथ? जी, ऑटोमोटिव कंपनी है या कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं टेस्ला वालों की? इलेक्ट्रिक कार्स तो हैं इनकी। चले, तो टेस्ला जो है उसके मुतालिक देख लीजिएगा। सर इसमें क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स भी है ना, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी पे तो बेटे वो कार्स चल रही हैं ना। जी सर। हाँ, वो तो कार्स चल रही हैं, तो इसका इसका देख लीजिएगा। ठीक है सर। अच्छा, अब अब टेस्ला वालों को, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, अब उसने ग्लोबल सप्लाई चेन बनाई, अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन बनाई, और उसने लिथियम जो टेस्ला की बैटरीज में डलती है वो मंगवाई चिली से और अर्जेंटीना से। लिथियम जो टेस्ला की बैटरीज में डलती हैं वो चिली से और अर्जेंटीना से मंगवाई। वाई द कोबाल्ट is a resource from the countries like Democratic Republic of Congo and Australia। और कोबाल्ट उन्होंने मंगवाया कॉन्गो और ऑस्ट्रेलिया से। तो ये सारी की सारी आउटसोर्स की उन्होंने चीजें। तो हमारा जो
ये थर्ड टॉपिक जा रहा था, ये था एक्सेस टू न्यू रिसोर्सेस। तो जब ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट होती है बेटे, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉज में, कस्टम्स में, ड्यूटी में, टैक्स में, जो एक वैरायटी ऑफ टैक्स हैं, और जो एक आज से कुछ अर्सा पहले तक असल प्रोडक्ट्स जो है वो उसकी कीमत तो कहीं दूर जाके गिरती थी, और टैक्स इतने होते थे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नहीं सोचा जा सकता था। तो जो इजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट की वजह से ही लॉज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आई है, फ्री ट्रेड जोन्स बनाए गए हैं, और इवेंचुअली जो फायदा हुआ है वो एमएनसीज को भी हुआ है और वो लोगों को भी हुआ है। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट का एक बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, उसके बाद अगली जो बात है इसमें, इंक्रीज्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये जो एफडीआई होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है। ठीक है, इसकी भी मैंने मिसाल दी है आइकिया की, ये देखिएगा जरा। उसके बाद कल्चरल एक्सचेंज, एक ये भी इसका फायदा हुआ है। कल्चरल एक्सचेंज जो है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट कैन लीड टू इंक्रीज कल्चरल एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज एंड पीपल। तो लोगों के बीच में जो रवाबित हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, और उसके बढ़ने से फिर उनको माली फायदा ही हुआ है। वो कैसे हुआ है कि जो स्मॉल लेवल के बिजनेसेस थे, जो माइक्रो लेवल के बिजनेसेस थे, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी इंक्रीज किए हैं। कल्चरल एक्सचेंज कैन ऑल्सो अकर थ्रू द चेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन एज बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये देखें, बिजनेस और इंडिविजुअल्स जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू हुए, और जब इंडिविजुअल्स ने एक दूसरे से अट्रैक्ट किया तो नॉलेज शेयर हुआ, एक्सपर्टीज शेयर हुई, इनोवेशंस बनी और डिस्कवरीज हुई। दिस कैन बी particularly important in the fields of science and technology and medicine, where collaboration across the borders can lead to breakthroughs that benefit people around the world. तो कल्चरल एक्सचेंज जो है, इससे जो इंटरकनेक्टेडनेस थी इंडिविजुअल्स की, वो भी इनहांस हुई, और इस इंटरकनेक्टेडनेस के इनहांस होने की वजह से क्या हुआ कि फिर एक इनोवेटिव प्रोडक्शंस फॉर द बेटरमेंट बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स बनाई जा सके। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट की वजह से हुआ। 5 मैंने एग्जांपल्स इसकी दी हैं। अच्छा, उसके बाद अब इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ जाएं। जब हम ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट के एनालिसिस का उसने कहा था ना, तो एनालिसिस में तो हमने फिर ये दोनों साइड्स देखनी होंगी। अच्छा, अब एमएनसीज ने एक्सप्लॉइट भी तो किया। अभी मैंने बात की थी ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट में, जब एमएनसीज ने एक्सपैंड किया है मल्टीनेशनल कंपनीज में, तो सबसे पहले वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन हुई है, पहला नुकसान। कैसे? लो वेजेस दी गई उनको, जॉब सिक्योरिटी नहीं थी उनके पास। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन ऑन लेबर राइट्स उनको नहीं मिले। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन की गई कि फलां जगह के लोग जो है वो चीप लेबर है और उनको इतने पैसे मिलेंगे, और फलां इलाके के लोग जो है ना वो चीप लेबर नहीं है तो उनको पैसे इसलिए मिलेंगे, उनको इतने पैसे मिलेंगे। अब ये जो एमएनसीज ने ऐसा किया, तो असल में ऐसा उन्होंने कॉस्ट कट की ना अपनी, यानी कि गरीब मुल्कों के गरीब लोगों को उन्होंने लो वेजेस पे, और जब चाहे निकाल दें, किसी लेबर लॉज के खिलाफ, लेबर लॉज के अंडर दाए बगैर उनसे काम लिया, तो अपना प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज किया लेकिन अपनी कॉस्ट कट कर दी। तो ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट जो है, इसका पहला नुकसान। इसी को उठा के फिर दूसरी चीज मैंने बनाई। अच्छा, अब जॉब लॉसेस कैसे हुए इससे? ग्लोबलाइजेशन कैन लीड टू जॉब लॉस इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड एज बिजनेसेस मूव ऑपरेशंस टू कंट्रीज विद लोअर लेबर कॉस्ट्स। जॉब लॉसेस फिर अपने मुल्क में हुए ना, कि अगर तो कोई आपको इजाजत मिल गई कि आप अपनी कंपनी के लिए किसी दूसरे मुल्क से जो रिसोर्स कर सकते हो, आउटसोर्स कर सकते हो, तो आपके अपने मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई। तो जॉब लॉसेस इस तरह से हुए हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट की वजह से।
मिसाल के तौर पे ग्लोबलाइजेशन कैन लीड टू जॉब लॉसेस डेवलप इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड बिजनेसेस मूव ऑपरेशंस टू कंट्रीज विद। अच्छा, फिर यूं भी हुआ कि जो बिजनेस थे वो एमएनसीज ने मूव कर दिए अपने उन मुल्कों में जहां लोअर लेबर कॉस्ट थी। तो ये दो तरीकों से हुए। एक, आपने अपनी कंपनी अपने मुल्क में खोली, आपकी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और लेबर आप बाहर से मंगवा रहे हो, क्यों? क्योंकि चीप है। इस तरह भी कॉस्ट कटिंग हुई। दूसरा तरीका क्या हुआ कि आपने बिजनेस को मूव कर दिया उन कंट्रीज में जहां खर्चा कम होता है, तो इस तरह आपके अपने मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। मिसाल के तौर पे, one example of job losses resulting from the globalization of market of decline in US manufacturing sector। यूएसए में ही डिक्लाइन हुआ। कैसा? Over the past few decades, many American manufacturing companies have moved their operations to the countries with lower labor costs। अब यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है कि कई कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी कंपनीज को मूव कर लिया, सच एज चाइना में, इंडिया में, मैक्सिको में ले गए। क्या हुआ? दिस हैज रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट जॉब लॉसेस इन यूएस, और यूएस में जॉब लॉसेस हुए particularly in the rust belt states such as Ohio, Pennsylvania and Michigan। अब देखें, अब जब यूएस की जो कंपनीज हैं वो अपने बिजनेसेस को मूव कर गई बेनिफिट के लिए, जो ओहायो में या जो पेंसिल्वेनिया में या मिशिगन के अंदर थी, तो वहां के इलाके के लोग बेरोजगार हो गए। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट जो है वो बेरोजगारी भी लेके आई। इस तरह भी बेरोजगारी लेके आई कि ग्लोबलाइज्ड मार्केट में फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, सॉरी, टेक्नोलॉजाइजेशन हुई, तो फिर जो काम कई कई लोग मिलके करते होते थे वो रोबोट से करवाने शुरू किए। एंड व्हेन दिस robotics entered into the industry, it also exploited so many workers and triggers unemployment। अच्छा, तीसरा इशू क्या आया? अब हम उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ बात कर रहे हैं। तीसरा इशू क्या आया कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुई। अब इधर से उधर से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दी गई, इंडस्ट्रीज लगा दी गई, लो कॉस्ट कंट्रीज में चले गए, वो सब कुछ हो गया। लेकिन जो एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रही थी, जो वेस्ट क्राइसिस हो रहा था, उसकी तरफ किसी ने भी नहीं देखा। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट का बड़ा नुकसान ये भी हुआ। अच्छा, ये डिटेल आप देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद ये देखें इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी किस तरीके से कि ग्लोबलाइजेशन कैन एग्जैसरबेट इकोनॉमिक एंड social inequality both within and between countries। It can lead to concentration of wealth and power in the hands of the few। अब देखो, अब ये जो कंपनीज एक्सपैंड हो रही हैं, ये कोई गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स नहीं है बाजू का, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग नहीं हुई। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट का मतलब ये भी लिया गया कि जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और वो ओन्ड बाय दे आर नॉट ओन्ड बाय द स्टेट। तो अगर स्टेट ओन्ड बिजनेसेस एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो उससे दोनों कंट्रीज का फायदा होता है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है जिसका कोई प्राइवेट ओनर है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसका फायदा डायरेक्ट फिर गवर्नमेंट को नहीं होता, ना ना गेस्ट गवर्नमेंट को, ना होस्ट गवर्नमेंट को। तो इस वजह से भी इनइक्वालिटी फैल गई। क्यों? कि जो इंडिविजुअल थे, ये देखें, it can lead to concentration of wealth and power in the hands of a few large corporations and wealthy individuals। तो जो वेल्थ एंड पावर थी वो कुछ लार्ज एमएनसीज के पास चली गई और कुछ वेल्थी इंडिविजुअल्स के पास चली गई। रीजन क्या थी? कि स्टेट ओन्ड बिजनेस नहीं थे। ठीक है, और ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। वही जो पहले हमने बात की थी, कौन सी बात की थी? ये कि इन्होंने अपने बिजनेस मूव कर लिए उन कंट्रीज में कि जहां पर इनको लो कॉस्ट पड़ती थी। इन ऑर्गेनाइजेशन ने, इन एमएनसीज ने क्या किया कि अपने ही मुल्क में
लोअर कॉस्ट लेबर इनवाइट करनी शुरू कर दी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई। इस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन हुई, और इन तमाम एक्सप्लॉयटेशन का फायदा जो हुआ वो किसी स्टेट को नहीं हुआ, बल्कि डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को हुआ। तो ये इनइक्वालिटी फैली। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है आपस में, ये मजीद इसको देख लीजिएगा। अच्छा, और आखिरी जो बात है वो देखिए आप लोग, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। अब जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट अगर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जनरेट करती है, कि देखें आपके किसी मुल्क से अगर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हैं और आपको वहां से इकोनॉमिक हेल्प मिल रही है और वो आपके साथ मोस्ट फेवरेबल कंट्रीज है, और अगर किसी बुनियाद के ऊपर आपके पॉलिटिकल टाइज खराब होते हैं, तो फिर एक उसका एक नुकसान फिर इकोनॉमिक सेक्टर्स में भी आता है। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट में ये रिस्क फैक्टर भी रहता है। फिर कुछ जो मोनोपोलिस्ट हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो जो मोनोपोलिस्ट हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आपको किस मुल्क से ट्रेड करनी है और किससे ट्रेड नहीं करनी। जैसे कि अमेरिका बताता होता है दूसरे ममालिक को कि तुम्हें इससे ट्रेड करनी है, तुम्हें इससे ट्रेड नहीं करनी। तो ये चीज इकोनॉमिक डिपेंडेंसी लेके आती है और मोनोपोली भी लेके आती है। तो स्टेट अगर इंटरफियर कर भी रही है तो वो एक नेगेटिव रोल प्ले कर रही है ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट में। डेवलपिंग कंट्रीज में बिकम डिपेंडेंट ऑन एक्सपर्ट्स टू द, अब ये देखो, डेवलपिंग कंट्रीज में बिकम डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स टू द डेवलप्ड कंट्रीज, leading to vulnerability and fluctuation in global market and economic instability. Case in point, अब ये देखें, सब सहारा अफ्रीका की बात की, was heavily export commodities such as oil, minerals and agricultural products to generate foreign exchange and support their economies. However, this dependence on a narrow range of exports leaves the countries vulnerable to fluctuation in global commodity prices and market demand. When prices fall, as they did during COVID-19 pandemic, these countries can experience severe economic downturns. वहां पे रिमिटेंसेस वगैरह की भी बात की। अच्छा, अच्छा, अब इसका बैकलैश आप लोग देख लेना कि बैकलैश ये इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ लेना। कंक्लूजन पढ़ते हैं। ओवरऑल Overall, the concept of the globalization of market is a complex and multifaceted phenomenon that has both negative and positive impacts on different aspects of society. An analysis of this concept requires a keen understanding of the economic, social, political factors that drive it, as well as the consideration of the ethical implications of the global trade and its impact on different communities and environment. देखो, 3 पार्ट्स मैंने इसके बनाए। पहला पार्ट, ये जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट है ये एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड फिनोमिनन है। यानी हम इसे बड़ी आसानी से ना तो पॉजिटिव कह सकते हैं ना नेगेटिव कह सकते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, मल्टीफेसेटेड, जिसके कई फेस हैं। अच्छा, ये हो गई पहली बात मेरी। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, अगर हम इसका एनालिसिस करें तो हमें एनालिसिस करते हुए हमें समझना चाहिए कि इन चीजों को, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स दैट ड्राइव इट, as well as the consideration of the ethical implications of the global trade. अगर हमने एनालिसिस करना है इसका तो हमें यह समझना चाहिए कि कौन कौन से इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट में, और हमें यह भी समझना चाहिए कि इसके अंदर कोई एथिक्स भी हैं इन्वॉल्व ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट में, और ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट में डिफरेंट कम्युनिटीज और एनवायरमेंट पर इंपैक्ट क्या हुआ है ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट का। एनालिसिस से हमें, एनालिसिस करते हुए हमें यह देखना है
कि ग्लोबल ट्रेड पे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, उसकी कौन सी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, कौन से पॉजिटिविटीज हैं, और हमने ये देखना है कि ग्लोबल मार्केट में जो एथिकल कंसिडरेशंस हैं उनको सामने रखा जाता है कि नहीं रखा जाता, या कितनी वायोलेशन होती है। और फिर हमने ये देखना है कि ग्लोबल ट्रेड के ऊपर उसके इम्पैक्ट कितने होते हैं, कम या ज्यादा। और फिर हमने ये देखना है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट किस तरह से मोर बेनिफिशियल और लेस हार्मफुल बनाई जा सकती है। मिसाल के तौर पर इसको यूं एक सेंटेंस ऐड करते हैं इसमें, ग्लोबलाइज्ड market can be more beneficial for the individuals and the countries if ethical and moral considerations are focused. Globalized market can be more beneficial for the individuals and countries if ethical and moral considerations are focused along with the other positive factors. ये देखिए, समझ आइए बेटे कि नहीं? अच्छा, अब देखें जी, अब हमने जो आउटलाइन इसकी बनाई थी वो ये थी कि मैं इंट्रोडक्शन के बाद ये 3 पॉइंट्स, डिफाइनिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वगैरह, और थीसिस स्टेटमेंट। अच्छा, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट है क्या, हमने उसका जिक्र किया। फिर हमने ये जिक्र किया कि ये इंटरकनेक्टेड मार्केट क्या है। इंटरकनेक्टेड मार्केट, ऑयल मार्केट को मैंने 2-3 मार्केट से और कंपेयर किया। अच्छा, और फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट को बॉन्ड मार्केट के साथ और रियल एस्टेट मार्केट के साथ मैंने कंपेयर किया। फिर जब एनालिसिस किया उसका, तो एनालिसिस में चंद फैक्टर्स लिखे कि जो एडवांटेजेस मिले हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट के, वो इंक्रीज कंपटीशन है, वो लार्जर मार्केट्स के अंदर एक्सेस है, और फिर केस एंड पॉइंट्स लिखता गया साथ साथ। रीच द न्यू रिसोर्सेस की जानिब एक्सेस है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज है, और कल्चरल एक्सचेंज है, और फिर कल्चरल एक्सचेंज की वजह से भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट ये कौन कौन से हैं? एमएनसीज ने किस तरह एक्सप्लॉइट किया है, जॉब लॉसेस कैसे हुए हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे हुई है, इनइक्वालिटी कैसे फैली, और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी कैसे हुई, और फिर हमने कंक्लूजन कैसे दिया। कंक्लूजन के 2-3 तरीके सामने आए।
पहला तरीका ये हुआ कि ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स बताने के बाद, इफ वी कंसिडर दैट इफ द एडवांटेजेस आर इंक्रीज्ड and both the governments and individuals, the owners of the businesses, focus on the betterment of humans and try to reduce the disadvantages of globalization of market, this globalized market will develop further. अगर गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों मिलके ह्यूमनिस्टिक और एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर अगर बात करें, ह्यूमनिस्टिक और एथिकल ग्राउंड्स पे अगर बात करें, बिजनेस एथिक्स को अगर देखें, तो वो एडवांटेजेस को बढ़ा सकते हैं और डिसएडवांटेजेस को घटा सकते हैं। यहां पर कंक्लूड कर दें। या यहां पर कंक्लूड कर दें कि ये जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट है, ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है जिसके अंदर कई फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और जिसका बड़ा कीन एनालिसिस वक्तन फवक्तन होता रहना चाहिए ताकि बेटर प्रोस्पेक्ट्स की तरफ जाया जा सके। अगर एनालिसिस की ही उसने बात की है तो, यानी ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट का एनालिसिस उसने करवाया है, तो हम इसी एनालिसिस को कंक्लूजन में ले जाते हैं कि क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट एक कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट फिनोमिनन है, तो इसका एनालिसिस होना लाजमी है फॉर द होल स्केल बेटरमेंट। ठीक है, अब इस बारे में आपको कुछ सवालात है तो आप वो करें, फिर हम चलते हैं आगे।